कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं समझाती हूँ। उसके गोल गोल चक्कर खाते दिमाग पर मैंने तरस खाया। देखो वो तो अंदर साउंड प्रूफ कैबिन में बंद है विलियम, लिहाजा ना वो बाहर आ पाएगा और ना ही सुन पाएगा कि बाहर क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तुम मर चुके होगे, तुम्हारी लाश दरवाज़ा खोलकर आसमान से टपका दी जाएगी। ना तुम्हें जहाँ से अपनी रुखसती का पता पड़ेगा, ना उसे ही तुम्हारे हश्र का मालूम चलेगा। मैंने गोल गोल बायां हाथ घुमाया। वेरी सिंपल, दाएं। इसी दौरान मेरा घूमता घूमता हाथ रुक गया। मैंने वजह जानने की कोशिश की तो धड़ाक की आवाज़ करता सर्जन के पीछे एक युवक पैसेज वे में गिरा। हुआ यूं कि उसने मुझे बातों बातों में लगा जान मुझ पर छलांग लगाने की कोशिश की। देखो जहाँ से कैसे गया, ना इसे पता पड़ा ना तुम्हें मालूम। रिवॉल्वर की धुआं छोड़ती नाल सूंघता सर्जन इत्मीनान से बोला। उधर बीच वाली सीट से सर्जन पर यकाएक हमले को उठ खड़ा हुआ युवक उस वक्त आयल में गेड़ियाँ रगड़ रगड़ कर अपना धड़ ऊपर नीचे पटक रहा था। जालिम ने एक ही पल में बिना मुंह फेरे उसे मार गिराया था। सीट पर बैठे और पैसेंजर अभी अपनी सीटों से निकलकर उसकी तीमारदारी को पहुंचते कि चुपचाप बैठे रहो। पीछे कहीं से बदरी की आवाज़ गूंजी, अपनी अपनी सीटों पर। मौत कैसे आती और जान कैसे जाती, खामोशी से तमाशा देखो। देखो गोली मारने के बाद मुर्दा कितना हिलना मांगता। वो तड़पती हुई लाश की तरफ देख के कह रहा था। तत्काल उठे पैसेंजर अपनी अपनी सीटों पर दोबारा धंस गए। मैं अवाक, मेरा खून खोला। रामजादो। हाँ तो मैडम, मेरी आवाज़ बीच में काटते सर्जन ने नाल टिंटू की कनपटी पर लगाई। आप शेपर और बुचर की कथा बाँचते बाँचते सहसा विषय से भटक गई और आपने उनकी विलियम की चर्चा छोड़ दी। आपने अपने विलियम की चर्चा छोड़ दी जो केबिन में बंद है। खैर मैं गोली चलाऊं या आप हमें बताती हैं कि हमारे 2 जंगी सिपाही कहाँ गए? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। घड़ी पर दृष्टिपात करता, मेरी लच्छेदार भाषा का अनुसरण करता सर्जन नामक दरिंदा कातर मुस्कान मुस्काया। जंगी सिपाही से उसका इशारा शेपर व बूचर की तरफ था। मुझे क्या पता, मैंने विफर कर गर्दन फेरी। देवी जी मैं 10 तक गिनूंगा और मुझे एक के बाद गिनती नहीं आती। कोई भी अंक दोबारा नहीं बोलूँगा। अगर 10 गिनने से पहले मुझे बता दिया तो ठीक, नहीं तो मुन्ना गया जान से। उसके बाद मेरी ढाल आप बनेगी और फिर आपके जो आगे दो ये चुन्नू मुन्नू है ना, ये भी जाएंगे जमाने से। मैं समझ गई कि कमीना एक कहने के बाद ही गोली दाग देगा। ठहरो, मैंने हाथ खड़ा किया। कहाँ है बूचर और शेपर? वो जिस रास्ते से प्लेन में एंटर करने वाले थे, मैंने उस रास्ते में रोड़े बिछा दिए। रोड़े? कैसे रोड़े? उसका मुंह खुला। हसीन रोड़े। मेरी नज़र उसके उस मेन स्विच पर थी जो मर्द की खास पहचान होता है। हवा में लटके टिंटू की फैल रखी टांगों के पीछे से सर्जन की टांगों का जोड़ या उसके अंडकोश कभी नुमाया हो रहे थे तो कभी नहीं, तो कभी टिंटू की टांगों के जोड़ के पीछे जा छिपते थे। मुझे बहुत सूझ समझ व फुर्ती के साथ एन पिन टाइम पर हमला करना था, वरना टिंटू भी जान से जान सकता था। कुल मिलाकर टिंटू और सर्जन की जान जाने के 50-50 चांसेस थे और यह रिस्क मुझे लेना ही था। कैसे हसीन रोड़े? सर्जन ने उतावले होकर पूछा। जिस टॉयलेट से उन्होंने विमान में पहुंचना था, मैंने वहां 2 लड़कियां भेजी। एक टॉयलेट का दरवाज़ा बाहर से लॉक कराई और दूसरी, मैं चुप हो गई। और दूसरी कहाँ है दूसरी लड़की? सर्जन को कुछ समझ ना आया। टॉयलेट में नहा रही है। व्हाट? सर्जन का मुंह भाड़ सा खुला। यू मीन बूचर और शेपर बन टॉयलेट में नहाती लड़की के साथ? अगले क्षण उसकी आंखों में रंगीन डोरे उतरे, फिर वो सपनों में खो गया। मज़े ले रहे हैं, मैंने उसके शब्द पूरे किए। मैं नहीं मानता, हकीकत यही थी। टॉयलेट में मधु सिपरे नहा रही थी, जबकि चित्रा लॉक लगाकर मेरी तरफ आ रही थी कि बद्री के हत्थे चढ़ गई। रेट 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 धड़ाम घूं घूं। तभी विमान के टेल के पीछे से गोलियां चलने व धमाकों की आवाज़ें आनी शुरू होगी। वो दोनों ऐसे है ही नहीं, मैं नहीं मानता के बाद सर्जन ने कहते कहते अपनी गर्दन पीछे फेरी कि देखने के लिए कि धमाके कैसे हुए। मैं तत्काल अपनी बाईं एड़ी आगे और दायां पैर पीछे की तरफ फेंकती फर्श पर फिसलती चली गई। इसी दौरान पिस्टल मेरे दाएं हाथ में आया। मेरी टांगों का जोड़ फर्श के साथ जा चिपका और टांगें एक लचकदार जिम्नास्ट की तरह ज़मीन पर आगे पीछे 180 अंश का कोण बनाती ज़मीन से जा सटी। टिंटू टांगे खोल, मैं चिल्लाई। टिंटू ने उधर से टांगे खोल दी। सर्जन बच। उधर बद्री मेरी हरकत देख चिल्लाया। सर्जन ने मेरी तरफ चेहरा किया। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। हवा में लटका टिंटो अपनी दोनों टांगे विपरीत दिशा में पूरी खोल चुका था। दाएं ज़मीन से तिरछे एंगल पर मुझे सर्जन का जोड़ दिखाई दिया। टिंटू की टांगे उससे तनिक ऊंची उठी लहरा रही थी। मैंने उसी क्षण सर्जन का मेन स्विच उड़ा दिया। धप! सर्जन का रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटी और फिर टिंटू छूटा। धड़ाम! सर्जन का आश्चर्य देख बावला होकर बद्री अभी और चिल्लाता कि ढाल बनी चित्रा ने अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर पहुंचाए। फिर घोड़ी की तरह उसने अपने बम्स
पीछे की तरफ झटकाए और बद्री को अपनी पीठ पर लादा और फिर बद्री को धोबी पटका देकर आलू की बोरी की तरह सामने पटक दिया। चित्रा भाग। इसी दौरान मैं फर्श पर लौटनी खाती दाईं तरफ वाले पैसेजवे में पहुंची। सीनों के बल आधे उठकर मैंने अपनी दोनों कलाइयाँ फर्श पर टिकाईं और दोनों हाथ की गिरफ्त में पिस्टन थाम सामने नजर आते बद्री को निशाना बनाया। नहीं नहीं, पीठ के बल उठकर मुझे देखते डरते बद्री ने अपने दोनों हाथ अपनी जांघों के जोड़ में पहुंचाए, मगर हासिल वही हुआ जो नसीब में लिखवा के आया था। धाएं। फर्श के समांतर मिसाइल की तरह मेरी गोली छूटी। फचाक। बद्री का जोड़ भी तरबूज की तरह खुल गया। हाथ उसके जरा लेट पहुंचे थे अपने। धड़ाम। इसी दौरान सर्जन अपना जोड़ थामे नीचे गिरा। मैं लोटनियाँ खाकर उधर बाईं तरफ लुढ़की। फिर बद्री और सर्जन दोनों एड़ियाँ रगड़ने लगे, मानो शर्त लगी हो, पहले आप मरेंगे। आंटी। तभी टिंटू मेरी तरफ भागा कि